हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेलवे में 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी, उनमें जो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क से जितने भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 15,000 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और 25% की हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले हम 15,000 रुपये में 15,000 रुपये में आकाश ने मोबाइल खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा उसे। किसे? नेहा को। तो 20% की, देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 होती है। अब देखो यहाँ पे 20% सबसे ध्यान देने लायक जो बात है, यहाँ पे देखो क्या ध्यान देना है। 20% का लाभ हुआ यहाँ पे, है ना। जब भी लाभ होता है तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या होता है? सीपी होता है नीचे वाला जो बेस होता है ना, ये 5, वो होता है सीपी। तो ये नीचे तो सीपी 5 आ जाएगा। लेकिन लाभ, जब लाभ लिखा हुआ हो, जब लाभ हो तो एसपी क्या हो जाएगा? 5 में जितना भी ऊपर लिखा होता है अंश के रूप में, उसको ऐड कर देते हैं सीपी में, बेस में। तो ये हो गया 6, है ना। सपोज करो यहाँ पे हानि होती, 20% की हानि होती, तो एसपी और सीपी का रेशियो फिर क्या होता? एसपी और सीपी का रेशियो फिर, सीपी तो सेम 5 ही रहता बेस, है ना, 5 ही रहता। लेकिन एसपी हानि की केस में एक को माइनस करना पड़ता, अपन को क्या करना पड़ता? एक को माइनस, तो मतलब 4 होता। ठीक है। लाभ के केस में हम ऊपर वाले को, अंश को नीचे वाले बेस में ऐड कर देते हैं, और हानि के केस में हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो हमें 20% का लाभ हो रहा है और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 तो लाभ क्या हो जाएगा? 6/5। 6/5। अब ये देखो, नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर, क्या? 15% के लाभ पर बेच दिया। अब 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन होती है 3 15% की फ्रैक्शन होती है 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। क्या होती है? 3/20। और ये भी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लाभ। तो सिर्फ एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 23 बटा, जुड़ जाएगा ना, लाभ के केस में ऊपर वाला 3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 20 में। तो क्या हो जाएगा? 23/20, है ना। तो क्या हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर, अब देखो यहाँ पे हो रही है हानि, तो हमें 25% की फ्रैक्शन अपन को पता होना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो यहाँ पे हानि हो रही है, तो सीपी तो 4 ही रहेगा, एसपी क्या हो जाएगा? 3, एक कम हो जाएगा ना हानि के केस में, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है। अब इसे काटेंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है। अब ये 4 है, यहाँ पे 100 है, 300 है, तो 3 × 100 लिखेंगे, तो ये 4 को इस 100 से काटेंगे तो 25 बचेगा यहाँ पे, है ना। ये कट गया, तो ये क्या हो गया? 75 हो गया ये तो, मल्टीपल। देखो, 2 को 6 से काट देंगे तो 3, और ये 3 मिलके 9 हो जाएंगे, और ये 23 मल्टीपल कर देंगे। अब 23 × 9 करेंगे तो 3 नाम का 207 होता है। कितना? 207 इंटू 75 करेंगे, अभी मल्टीपल करेंगे, 35, और ये हो जाएगा 10 मल्टीपल, ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 14। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, 5, 5,
एक 15,525 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 15,525 मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस बार। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 16। इस कंसेप्ट से बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में इसी कंसेप्ट यही था, लेकिन लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट कर दी है। अभी 2-4 क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट पर देखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट कर दी है और कंसेप्ट यही लगेगा। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ईजी है क्वेश्चन, देखना है कैसे करना है इनको। 16 वस्तुएं हैं, है ना। देखो 16 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के। विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, है ना। ऐसे लिख लेना है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, क्रय मूल्य 18 को मानेंगे और विक्रय मूल्य 16 को मानेंगे। समझ रहे हो, सीपी 18 और एसपी 16 है, तो हमें लाभ होगा या हानि, तो हानि होगी। और कितने की हानि होगी, 18 में से 16 का देंगे तो 2 की हानि हो जाएगी, है ना। और हानि या लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, सीपी पे होता है। और सीपी कितना है यहाँ पे 18, कितना है 18। और परसेंटेज हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/9 मल्टीपल 100, तो ये हो जाएगा 11.11%। हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें याद रखना है कि 11.11% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/9, क्या होती है 1/9, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। और 1/11 किसकी फ्रैक्शन होती है 9.09% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/11। इन दोनों को इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% की। देखो वहां पे वस्तुओं की क्वांटिटी दी हुई थी, और यहाँ पे क्रय मूल्य का प्रतिशत दे दिया 40%, क्रय मूल्य का 40%, विक्रय मूल्य का 30%। वहां पे क्वांटिटी दी हुई थी, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया। तो देखो कैसे करेंगे, वही मेथड वही होगा, लैंग्वेज डिफरेंट कर दी लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा। देखो 40% ऑफ सीपी, क्रय मूल्य का 40% बराबर है 30% एसपी का, विक्रय मूल्य का। वही अप्लाई करेंगे, वही सीपी 30 हो जाएगा और एसपी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर 30 है और विक्रय मूल्य 40 है, तो लाभ हुआ या हानि, तो लाभ होगा। कितने का 10 का, 40 में से 30 गया तो 10 का लाभ, 10, है ना। अब सीपी कितना है 30, तो 30 नीचे लिखेंगे, ठीक है। 30 नीचे लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, और 100 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 33.33% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ओके। 1/3 की 33.33% की फ्रैक्शन होती है 1/3, ये भी याद रखना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 14 कलमों की दर से कुछ कलमें खरीदी और उसे 1 रुपये में 12 कलमों की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अभी लगातार हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से हैं, एक ही कंसेप्ट से होंगे, लेकिन लैंग्वेज तीनों की क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग तीनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज दी हुई है। देखो अब ये उस लैंग्वेज उस कंसेप्ट से कैसे होगा, देखो समझना इस क्वेश्चन को, इससे डायरेक्ट नहीं दिया गया है, इसमें अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो 1 रुपये में 14 कलमें, 1 रुपये में 14 कलमों की दर से कलम खरीदी गई है 1 रुपये में, और 1 रुपये में 12 कलमों की दर से बेची गई है। देखो क्रय मूल्य भी 1 रुपये है और विक्रय मूल्य भी 1 रुपये है, 1 रुपये में 12 बेच दी, है ना। तो 14 कलमों का सीपी क्रय मूल्य बराबर है 12 कलमों के एसपी के विक्रय मूल्य के, है ना। 14 कलमों का क्रय मूल्य 12 कलमों के
SP मतलब 1 रुपये यहाँ पे भी है, 1 रुपये यहाँ पे भी है, बराबर है दोनों, तो ये अपन लिख सकते हैं कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CP क्या हो गया, 12 हो गया, और SP कितना हो गया, 14 हो गया। तो लाभ कितने का हुआ, 2 का, 14 में से 12 गए तो 2 का हुआ ना, तो 2/CP कितना है, 12, 12 नीचे लिख देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 100। तो इसकी क्या होती है, इसको हल करेंगे तो 16.66% हो जाएगा। ओके, और कभी हमें फ्रैक्शन निकालनी हो तो 16.66% की फ्रैक्शन होती है 1/6। ये ध्यान रखना, याद रखना अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखो, यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे ध्यान देने लायक बात है यहाँ पे, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो देखो, अगर यहाँ पे 36 वस्तुएं हैं, टोटल वस्तुएं हमारे पास कितनी है, 36, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है यहाँ पे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यहाँ पे चेंज कर देगा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। अब दोनों केसों में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर दे दे तो हम इन 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 मानेंगे, समझ रहे हो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे तो 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36 रुपये, है ना। तो 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36 रुपये। तो देखो, तो 36 वस्तुओं का, एक वस्तु का SP 1 रुपया, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, 9 वस्तुओं का, है ना, तो 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 36 रुपया हो गया, समझ में आई। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो 1 रुपये, एक वस्तु का SP 1 रुपया है, तो 9 वस्तुओं का SP कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा, 9 वस्तुओं का 9 रुपये हो जाएगा, है ना। 9 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 9 रुपये का लाभ हो रहा है, 36 वस्तुओं का SP कितना हो गया, 36 रुपये। अब यहाँ पे 9 रुपये का लाभ है, क्या है, 9 रुपये का लाभ, तो 36 रुपये ये विक्रय मूल्य है, तो CP कितना हो जाएगा, 9 रुपये का लाभ है तो CP हो जाएगा 27, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 रुपये का लाभ है तो 27 हो गया। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ है 9 रुपये का, और लाभ यहाँ नहीं होती है, वो CP क्रय मूल्य पे होती है, तो क्या करेंगे, 9/27 मल्टीपल 100 कर देंगे, तो 1/3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 33.33%, हमारा आंसर हो जाएगा ये। देखो, इस क्वेश्चन में कैसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे अगर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो हम क्या मानते, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 रुपये मानते, ना कि विक्रय मूल्य, है ना। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 रुपये, यहाँ पे विक्रय मूल्य माना था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, लेकिन यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ होता तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानते और फिर क्वेश्चन को करते। ओके, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 है, वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। देखो, हमें मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो अपन को ध्यान रखना है, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच जो रिलेशन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो अपन को याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये CGL में, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देखो, इसमें क्या होता है, MP मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, MP अंकित मूल्य को MP बोलते हैं और क्रय मूल्य को बोलते हैं CP। इसका रेशियो हम कैसे निकालते हैं, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस छूट, जो छूट होती है ना, वो छूट होती है। तो ये अपन को याद रखना है, क्या, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हम MP और CP का रेशियो निकालना है। MP और CP का रेशियो कैसे निकालेंगे, MP 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या
हानि, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में क्या जोड़ देंगे, 10। क्या जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। और सीपी में छूट कितने की है, छूट 45% की छूट है, तो 100 में से 45 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 45 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये एमपी और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 110/55 हो गया। मतलब 2/1 एमपी और सीपी का रेशियो हो गया, है ना। देखो एमपी और सीपी का रेशियो हो गया 2:2/1, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य सीपी कितना दिया हुआ है, 650। इस एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 650। और हमें पूछ रहा अंकित मूल्य एमपी। एक की वैल्यू 650 है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300 रुपये। 650 को 2 से मल्टीपल कर दो, तो 1300 रुपये हमारे आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। अभी दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमने एक ही टाइप से जिस कंसेप्ट की बात की थी मैंने, अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट दे दी, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा यहाँ पे, है ना। तो साहिल ने 1 रुपये में, 1 रुपया देखो यहाँ पे 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी और 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। देखो वहां पे लाभ पूछ रहा था, है ना, और यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, लेकिन अपन को बताना है कितने, 1 रुपये में कितनी बेचे। 1 रुपये में 12 खरीदता है, 1 रुपये में कितनी बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, वहां पे परसेंटेज कितना परसेंट लाभ हो रहा है वो पूछ रहा था वस्तुएं देके। अब यहाँ पे वो देके बोल रहा है कि 1 रुपये में कितनी बेचे, तो कुछ नहीं करना, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है अपन को। क्या देखो 1 रुपये में 12, 1 रुपये वस्तुओं का सीपी हो गया और 1 रुपये ये वाला 1 रुपये वस्तुओं का एसपी हो गया। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर हो गया एक्स वस्तुएं, अपन को पता नहीं है कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो एक्स वस्तु का एसपी के बराबर मान लेते हैं, सपोज करो, है ना। तो अब सीपी तो हो गया एक्स और एसपी कितना हो गया 12, है ना। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 1/5। 1/5 क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन। तो एसपी और सीपी का रेशियो हमने कैसे निकाला था, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ में क्या होता है, बेस में ऊपर वाला अंश क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है तो ये तो 6 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। एसपी 6, सीपी 5, है ना। तो एसपी यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, सॉरी। तो 6 की वैल्यू 12 है, 6 की वैल्यू 12 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, यही सीपी कितनी होगी, 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू 12 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो ये 10 होगा, जो ही एक्स का मान होगा, तो ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इसको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है। देखो लाभ प्रतिशत 20 रुपये, 20% दे दिया, अब ये दे दिया तो अब सीपी और एसपी का रेशियो वैसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो, 20% हमें क्या दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, क्या होती है 1/5। तो एसपी और सीपी इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, सीपी तो ये 5 बेस ही रहता है ना। अगर लाभ होता है तो इसमें ऐड कर देते हैं, हानि होती है तो इसको अंश को हर में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 1 5 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, एसपी हो गया 6 और सीपी हो गया 5। अब क्रय मूल्य एसपी और सीपी के बीच अंतर कितना है, 132 रुपये का है। अंतर कितना है, 132 रुपये का। और यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 6 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। और इसी 1 की वैल्यू है 132 रुपये, 132 रुपये है ना। तो क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मतलब 1 की वैल्यू 132 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 132 को
132 को 6 से मल्टीपल कर देंगे, 6 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या करेंगे, 12 9 7, 792 हमारा आंसर हो गया, 792 रुपये। सपोज करो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य ही नहीं क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, एक की वैल्यू 132 तो क्रय मूल्य है 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा है तो 6 की निकाल लेंगे तो 792 रुपये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक कप को 792 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इस कप को 1472 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100%। जब एक आदमी 1772 रुपये में एक वस्तु बेचता है तो 12% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 112% की वैल्यू है ना, 112% की वैल्यू क्या है, 1792। 1792 क्या है, 112% की वैल्यू। तो 472 कितने परसेंट की वैल्यू है ये निकालेंगे हम, तो हम हानि परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, देखो 112/1792 मल्टीपल 1472, इसे कर लेंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो अब इसे 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 ती 12, सॉरी गलत हो गया ये, है ना 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ पे एक तो ये 19 हो गए, तो 4 चौक फिर 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बजे, 4 4 8 32, 448 हो गए। और इसको 4 से काटेंगे, 4 ती 12, 4 छिंग 24, 4 8 32, 368। अब 112 है, ये 448 है, तो 112 से 448 कितनी बार, 12 चौक 48 होता है, तो 4 बार कट जाएगा। ये कितनी बार, 4 बार। 4 का भाग इसमें दे देंगे, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 92%। 92%, ये 1472 है ना, 1472 वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 92% की। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो 100% से कितना कम है ये 100% से कितना कम है, 8। तो हानि कितने परसेंट की हुई, 8% की तो होगी ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने जस्ट अभी किया था, है ना। तो दोबारा से देखो कैसे करेंगे इसको। 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के बराबर है, कि विक्रय मूल्य के समान है ना। तो इसे कैसे करेंगे, 90 वस्तुओं का CP बराबर है x वस्तुओं के SP के, है ना। और लाभ कितना हो रहा है, 50% का, तो CP हो जाएगा x, SP हो जाएगा 90, है ना। तो SP और CP का रेशियो लाभ ये दिया हुआ है, इससे निकाल सकते हैं हम। लाभ 50%, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 1/2। तो इससे हम SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे SP और CP का रेशियो, CP तो 2 ही रहेगा, है ना। SP लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हानि होती तो 2 में से 1 माइनस हो जाता तो 1 आ जाता, 2 में से 1 घट जाता तो 1/2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हो रहा है लाभ, तो SP हो गया 3, CP हो गया 2। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, SP की वैल्यू दी हुई है 90, SP की वैल्यू क्या दी हुई है 90। तो CP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, SP 3 की वैल्यू 90 है, तो 2 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है CP, तो क्या हो जाएगा 60। 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो CP मतलब 60 वस्तुएं, क्या 50% का लाभ कब होगा, जब हम 60 वस्तुएं बेचेंगे। 90 मेजों का क्रय मूल्य, है ना, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 60 मेजों के मतलब 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना, तब ही यहाँ पे 50% का प्रॉफिट होगा। ओके, अब देखो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे किसके,
प्रॉफिट एंड लॉस के। अब हम टाइम एंड 10 क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क के डिस्कस करेंगे। ओके, ये 10 क्वेश्चन हमने जो भी डिस्कस किए ना वो मतलब बहुत सारे आप देखना मतलब बहुत बार रिपीट हो रखे हैं, सेम सेम टाइप, बस क्वेश्चन वो संख्या चेंज हो रही है और मतलब कंसेप्ट यही लगेगा उनमें। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्टों पे पूछे गए हैं। ए बी और सी अकेले, अब हम टाइम एंड वर्क के देखते हैं। ए बी और सी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ए बी और सी, ए 10 दिन में करता है किसी काम को, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ओके, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम तो आपको लेना आता होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 60, है ना? 60 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, अब देखो बी ने काम पूरा होने वाला ही था कि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया था। सपोज करो ये बी काम 3 दिन पहले नहीं छोड़ता, तो कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता अपने पास? बी की एफिशिएंसी है 5 और 3 दिन में बी काम करता 15। कितना काम करता? 3 दिन में 15 करता ना, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। अब टोटल काम कितना होता? अगर बी 3 दिन काम नहीं छोड़ता, 3 दिन तक काम करता, तो टोटल काम कितना होता? 75, है ना? तो अब तीनों ने काम मिलकर किया, तो अब 6, 5, 10, 15 का इसमें 15 से हम इसे इनकी एफिशिएंसी का योग है 15, तो 15 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15.75, 5 आंसर हो जाएगा अपना कि 5 दिन। उन्होंने तीनों ने मिलकर कितने दिन तक किया? 5 दिन तक, मतलब टोटल काम हो गया 5 दिन में कंप्लीट हो गया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 5 दिनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जॉन एक काम को 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे इस काम को इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, 6 दिनों तक एक साथ मिलकर, तो शेष काम का अंश कितना है? देखो जॉन वो है 12 दिनों में इस काम को कर सकता है, और अंजू है जो 20 दिनों में इस काम को कर सकती है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 60 इनका एलसीएम आ गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है, जॉन की 5, अंजू की 3 एफिशिएंसी। यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, कितने दिनों तक? 6 दिनों तक एक साथ, तो शेष काम का अंश कितना है? तो 6 दिनों में इनके द्वारा काम, एक दिन में कितना? जॉन करता है 5 और अंजू करती है 3, एक दिन में हो गया 8, तो 6 दिन में कितना हो गया? 8 × 6 48 हो गया। 6 दिन में 48 ही काम हुआ, लेकिन टोटल काम है अपना कितना? 60। तो बाकी का कितना रह गया? 60 में से 48 खंड आएंगे तो कितना काम रह गया? 12 काम। 12 काम शेष रह गया ना। तो यहाँ पे पूछा है कितना भाग, कितना अंश, तो 12/60 भाग हमारा शेष रह गया। 12/60 को हम सोल्व करेंगे तो 1/5 भाग हमारा काम है जो नहीं हुआ। क्या है? 1/5 काम नहीं हुआ, तो बी आंसर इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी? तो देखो यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करना है अपन को, है ना? M1 × D1 अपॉन W1 बराबर M2 मल्टीपल D2 अपॉन W2। ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। देखो मतलब मेन, ये इसका मतलब है मेन और इसका मतलब है दिन। मेन दिन और ये है कार्य, टोटल कार्य की क्वांटिटी कितनी है। ओके, तो कैसे करेंगे? देखो 72 हैं, 72 लोग हैं, जिल्दसाज मतलब लोग हैं, 72 आदमी हैं जो 720 पुस्तकों को मतलब जल्दबंदी करते हैं, तो 22 दिनों में करते हैं, है ना? तो 72 आदमी हैं
मल्टीपल दिन कितने लग रहे हैं, 22 दिन, और टोटल काम कितना है, 72 लोग हैं। बहत्तर लोग हैं और 22 दिन लग रहे हैं, और काम कितना है, 720 बराबर। अब यहाँ पे लोग नहीं दिए हुए हैं, अपन को लोगों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लोग अपन x मान लेते हैं, और कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन, और टोटल काम कितना है, 660। इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखो 0 से 0 काट देंगे, 6 से ये कट जाएगा 11 बार, ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है। 12 से ये कट जाएगा 6 बार, 72, ठीक है ना। और इसी 6 से ये कट जाएगा 2 बार, इसी 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास, वज्र गुना कर देंगे तो 121। 121 हमारे पास x का मान आ गया, मतलब 121 जल्द साजों द्वारा ये काम 12 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। 660 पुस्तकों की जल्दबंदी कर देंगे 121 लोग, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज राहुल से 40% कम कुशल है। पंकज और राहुल दो व्यक्ति हैं, ओके। 40% कम कुशल। अब देखो 40% दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें 40% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। कितनी होती है, 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। तो राहुल पंकज है और एक है राहुल, ठीक है। पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, तो राहुल से है, तो राहुल की तो 5 हो गई। 40% का मतलब 2 कम है, 2 कम है तो सॉरी, है ना। देखो पंकज राहुल से 40% कम है, पंकज की कम है तो राहुल की तो 5 हो गई, और पंकज की कितनी हो गई, 2 कम, मतलब 3 हो गई, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी, ये दिन नहीं है, एफिशिएंसी है ये, है ना। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिन में बना सकता है, राहुल 16 दिन में बना सकता है, और राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 16 × 5, है ना। तो इसे पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिन में बना सकता है, तो पंकज की एफिशिएंसी है 3, तो इसके नीचे लिख देंगे 3, तो 80/3 दिनों में पंकज कंप्लीट कर लेगा, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन से 2 गुना कुशल है। एम किसी काम को, देखो एम एन से 2 गुना कुशल है, एम और एन दो व्यक्ति दिए हुए हैं। अब इनकी एफिशिएंसी दी हुई है अपन को, क्या दी हुई है, एफिशिएंसी। एम एन से 2 गुना कुशल है, एम है जो 2 गुना कुशल है, 2:1 हो गया इनकी एफिशिएंसी, ओके। अब देखो जो दिन और एफिशिएंसी एक दूसरे का, दिन का रेशियो जो होता है एफिशिएंसी का क्या होता है, उल्टा होता है, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी, 1 दिनों की संख्या ये हो जाएगी। एफिशिएंसी और दिनों की संख्या एक दूसरे के रेशियो क्या होता है, एक दूसरों का उल्टा होता है, तो क्या है, यदि किसी काम को एम किसी काम को n से 66 दिन कम में पूरा कर सकता है, एम कम में करता है कितना, 66 दिन कम, है ना। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो देखो इनके बीच अंतर कितना है, 1 का, और इसी 1 की वैल्यू है 66, तो इसकी वैल्यू एम कितने दिन में करता है, 1 की वैल्यू 66 आ जाएगी, और यहाँ पे 66 इस एन की वैल्यू आ जाएगी 132 दिन। कितनी आ जाएगी, 132 दिन, और इसकी 66, ठीक है। मतलब एम 66 दिन में कर सकता है और एन 32 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में, अब दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन में होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 132 ही हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 132, है ना। और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 2 और 1, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, एक दिन में करते हैं 3, तो 3 का भाग इसमें दे देंगे, तो 3 चौक 12
और 3 चौक 12, 44 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? 44 दिनों में ये काम को ख़त्म कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 दिनों में। तो इसको एक्स प्लस वाई 10 दिनों में और वाई प्लस जेड कितने दिनों में? 12 और 0.5 दिनों में, 12.5 दिन में कर सकते हैं। और जेड प्लस एक्स किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कितने दिनों में? तीनों एक साथ करते हैं और तो कितने दिनों में ये काम पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 50, इसकी जेड और एक्स की एफिशिएंसी 1, और इसकी आ जाएगी 4, वाई और जेड की 4, और इसकी आ जाएगी 5। ठीक है, टोटल काम है 50, इनकी एफिशिएंसी है 5, 10 एफिशिएंसी कब आ रही है ये आपको पता है? एक्स भी 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है, और जेड भी 2 बार आ रहा है ना? तो इनकी एफिशिएंसी 10 नहीं होगी, सभी 2 बार है, तो 10 की आधी होगी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तीनों की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5, ना कि 10। 10 ये टोटल योग है ना, ये 2 बार आ रहा है, एक्स भी 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है, जेड भी 2 बार आ रहा है, इस वजह से इनकी एफिशिएंसी का योग 10 आ रहा है ना? लेकिन ये इनको एक बार लेंगे तो इनकी एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 एफिशिएंसी से ये तीनों एक साथ काम करेंगे, तो टोटल 50 है। 50 को कितने दिन लेंगे? तो 10 दिन लेंगे। कितने दिन? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, देखो, डब्ल्यू और एक्स एक काम को 25 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम मिलकर साथ शुरू करते हैं, लेकिन डब्ल्यू कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और एक्स काम को 15 दिन में पूरा करता है। उस जो बच जाता है ना काम, उसे 15 दिन में पूरा करता है। शुरुआत के कितने दिनों बाद डब्ल्यू ने काम छोड़ दिया? तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। डब्ल्यू करता है 25 दिन में और एक्स करता है कितने दिन में? 75 दिन में। इनकी एलसीएम कितना आ गया? 75। एक्स की एफिशिएंसी आ गई 1, डब्ल्यू की आ गई 3, एफिशिएंसी डब्ल्यू की 3, एक्स की 1, है ना? तो अब देखते हैं क्या, वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन डब्ल्यू कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है। डब्ल्यू ने काम छोड़ दिया, अब जो और एक्स शेष काम को 15 दिन में पूरा करता है। एक्स है ना 15 दिन में बाकी जो काम रह गया है ना, तो एक्स एक दिन में 1 करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा? 15 ही करेगा। कितना करेगा? एक्स की एफिशिएंसी 1 है, 15 दिन में 15 दिन अकेला एक्स करता है, तो 15 दिन में वो कितना काम करेगा? 15 करेगा, है ना? मतलब ये 15 जो काम है वो बाकी का जो छोड़ दिए थे ना वो है। तो 75 में से 15 अकेला एक्स करता है, तो बाकी का काम कितना था? 60। मतलब ये 60 काम है ना, उसे एक्स और डब्ल्यू दोनों मिलकर करते हैं। क्या करते हैं? दोनों मिलकर। तो ये पूछ रहा क्या है? डब्ल्यू ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो कैसे निकालेंगे? दोनों की, इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो 60 काम को ये दोनों कितने दिन में करेंगे? दोनों का एफिशिएंसी एक दिन में 4 करते हैं, तो 60/4, तो ये कितना हो जाएगा? 15 दिन तक वो दोनों साथ काम करते हैं, डब्ल्यू और एक्स, और 15 दिन के बाद डब्ल्यू काम छोड़ देता है और नेक्स्ट 15 दिनों में एक्स काम करता है अकेला। ओके, तो ये 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन अकेले प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 7 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है ना? अमन एक बंदा, एक लड़का है, वो 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे काम करता है, एक दिन में ओनली 4 घंटे काम करता है और 7 दिनों में एक काम पूरा कर लेता है। तो वो कितने घंटों में पूरा काम कर लेगा? एक दिन में 4 घंटे, तो 7 दिनों में 28 घंटों में काम पूरा कर लेता है। पूरे काम को 28 घंटों में कर लेता है। वो एक गीता नाम की लड़की है, वो अकेले उस काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करती है, एक दिन में वो 7 घंटे ही काम करती है। अमन करता था, अमन वो 4 घंटे करता था एक दिन में, गीता करती है 7 घंटे। लेकिन गीता 7 घंटे करती है ना, तो गीता 2 दिन में काम खत्म कर देती है। तो गीता को कितने घंटे लगे टोटल? 14 घंटे गीता को लगेंगे काम पूरा करने में।
है ना। अमन को 28 घंटे लग रहे हैं, गीता को 14 घंटे लग रहे हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 28 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1, गीता की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, है ना। तो उस काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर कितने घंटे काम करना होगा? 7 दिनों तक काम करना है उनको, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3, इनकी एफिशिएंसी का योग 3 होगा। 3 × 7, 7 दिनों में कितना करेंगे ये? 21 घंटे, है ना। लेकिन इनको करना है क्या? 28, तो 28/21 मतलब 7 चौक 28, 7 या 21, मतलब एक दिन में उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब 4/3 घंटे के बराबर अपन इनको काम करना पड़ेगा एक दिन में। एक दिन में 7 दिनों में काम करने के लिए, है ना, इन दोनों को साथ मिलकर 4/3 घंटे, 4/3 घंटे, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन काम करना होगा, ठीक है। ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उस काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे? देखो, ए और बी 14/3 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। 1 मिनट, ए और बी किसी काम को 14/3 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी किसी काम को 12/5 दिन में करते हैं, और ए और सी किसी काम को 16/3 दिन में। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने लायक क्या बात है, कभी भी ऐसे बट्टा में दे दे तो कैसे करेंगे? जो इनका अंश है ना 14, जो इनका आंसर 14, 12 और 16, इनका एलसीएम लेंगे। इनका नीचे वाले को अपन को देखना ही नहीं है, इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 16 × 3 × 7, ये इनका एलसीएम होगा। क्या हो जाएगा इनका एलसीएम? अब देखो नीचे 336 दिया हुआ है, मतलब एलसीएम शायद 336 हो, तो इनको मल्टीपल करेंगे, 16 × 21 करेंगे, 16 × 21 करेंगे, 16, 6, 32, 336 ही एलसीएम हो गया। क्या हो गया? 336 एलसीएम हो गया। अब इनकी वो करेंगे क्या? इफिशिएंसी याद करेंगे। इफिशिएंसी 14/3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 14/2 72 आ जाएगी। देखो 14 से ये 2 बार कट जाएगा, 8, 8, 24, 24 × 3 72 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की। इसकी करेंगे तो 12, 4, 28, 28 पंजे 140, 28 पंजे 140 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसकी करेंगे 16, 3, 21, 63, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 63। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 63 आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 140 आ गई, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 72, ये आ गई। अब इनको ऐड करेंगे, किसको? 140 प्लस 72 प्लस 63, इनको ऐड करेंगे। तो कितने आ रहे हैं? इनको ऐड करेंगे तो 7, 5, 5, 7 और 6, 13, 17, 275। कितनी आ रही है इनकी एफिशिएंसी? 275। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे भी बोल रहा है तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेंगे। 2 बार आ रहा है, 2 दिनों में कितना करेंगे? तो ये 275, वैसे एक दिन का पूछते तो 275 का आधा हो जाता, तो 2 दिनों 275 करेंगे, तो ये 275 वर्क करेंगे। कितने में से? 275 ये 2 दिन में करेंगे। 336 टोटल वर्क है, उसमें से 275 ये 2 दिन में करेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 275/36, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब आगे शायद क्वेश्चन नहीं है, 19 क्वेश्चन ही थे, टाइम एंड वर्क के 9 क्वेश्चन ही थे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट और अगले जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम
अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए